हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब और आप लोगों को मेरी यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी से स्वागत हो। तो एक बार फिर हम जो है क्वेश्चन पेपर का सोल्व लेके आ गए हैं जो पूछा गया था आपके एनएचएम एमपी में। जो है ये एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि 283 पोस्ट जो है लैब टेक्नीशियन का निकला हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इसका जो है फाइनल आंसर की जो है आ गया था और वेबसाइट पर जो है दे दिया गया था, वहाँ से अपलोड किसी स्टूडेंट का है ये और उसके आईडी से ये निकाला गया है। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट यूपी से हैं लैब टेक्नीशियन का, वो जो अभी एग्ज़ाम दिया है आपका एनएचएम एमपी में, यूपी में जो भी एग्ज़ाम हुआ है फिलहाल लैब टेक्नीशियन का, तो उसका यदि आपके पास आंसर की है आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। हम व्हाट्सएप नंबर जो है आपको इसी वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, तो इसी में जो है आपका व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें ज़रूर भेज दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, जिसके चलते यदि आप भेज दीजिएगा तो बहुत ही स्टूडेंट को फ़ायदा मिल जाएगा। वो जो है क्वेश्चन पेपर का डिटेल्स में हम जानकारी दे करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो हम आपसे ये हम दे रहे हैं आपको व्हाट्सअप नंबर, तो आप लिख लीजिएगा। और इस पर जो जिसके पास भी यूपी वाले स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, आप हमें अभी जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुआ है लैब टेक्नीशियन का, सीनियर लैब टेक्नीशियन का, तो क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्व करवा देंगे। इसके बाद ये हम व्हाट्सएप नंबर दे दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए 9062420691। आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे जो एनएचएम यूपी का जो फिलहाल एग्ज़ाम हुआ है लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन का जो हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर आप हमें भेज दीजिएगा। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन पेपर अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो टोटल 100 क्वेश्चन है आपको हो सकता है, तो इसको जो है हम 3 पार्ट में करवाएंगे। ये जो है वीडियो आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल पर अपलोड होगा और जो है इसमें जो है हम ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, और इसका डिटेल्स यदि आप देखना चाहेंगे तो हम इसको फिर से वीडियो बनाएंगे इसी क्वेश्चन पेपर का, और उसमें जो है डिटेल्स हम जानकारी देंगे। वो अपलोड होगा आपका BML एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे, जो कि हमारा दूसरा चैनल है। उस पर जाकर यदि उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, उस पर सिर्फ आपका MCQ अपलोड होता है, तो वहाँ उस वीडियो का भी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्या बोला गया, ट्रू अबाउट एन इम्यूनोग्लोबुलिन। बोला गया है कि इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में कुछ नीचे दिया गया, उसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। पहला जो दिया IgG हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम। दूसरा में क्या दिया, IgM हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम। तीसरा में क्या दिया है, IgA हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम। और 4 नंबर में दिया है IgE हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन सेरम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा कि IgG जो है हमारे सेरम जो है मैक्सिमम लेवल में रहता है, मैक्सिमम दैट मीन्स 80% के आसपास जो है आपका सेरम, ये जो है IgG हमारे सेरम में रहता है, मौजूद रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका डिटेल्स हम नहीं बताएंगे इसका, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार बता चुके हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में IgG कितना रहता है, IgM कितना रहता है, IgA कितना रहता है, और IgE हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में कितना % रहता है, IgD के बारे में बताए थे। और इसके बाद ये भी बताए थे कि कौन सा पेंटामर है, कौन सा मोनोमर है, कौन सा डायमर है, तो ये भी आपको हम बताए थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है चलो, अब दिया है टाइप ऑफ एंटीजन रिएक्शन इन VDRL इज एग्लूटिनेशन, पैसिव एग्लूटिनेशन, फ्लोक्यूलेशन या जेल प्रेसिपिटेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिकल किए तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत ही ये इजी क्वेश्चन है। आप यदि ये प्रैक्टिकल किए हैं तो आप इजीली आप कर सकते हैं, ये थ्योरी आप पढ़े हैं तो आप इजीली इसका जवाब दे सकते हैं। और इससे पहले
मैंने आपको ये भी बताया था कि वीडियल टेस्ट दिया है किसके लिए करते हैं। एक तो सिफिलिस के लिए करते हैं, इसमें ये नहीं बताया किसके लिए करते हैं। वीडियल किसके लिए करते हैं, सिफिलिस के लिए करते हैं। इसके अलावा भी सिफिलिस के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं ये भी बताए थे हम आपको, ठीक है। और इसके लिए जो है सिफिलिस के लिए जो है जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है, जो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, वो कौन सा टेस्ट होता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, किस टाइप का रिएक्शन होता है, फ्लोक्यूलेशन रिएक्शन होता है किसमें, तो VDRLA में, जिसका VDRL का फुल फॉर्म क्या होता है, वेनेरियल डिजीज ऑफ रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये होता है उसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आप एक बार देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया है, हैब्रिडोमा टेक्निक इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ, बोला गया है कि हैब्रिडोमा जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा क्या होता है, कुछ सिंथेसिस क्या होता है, क्या सिंथेसिस होता है देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट, या ऑप्शन नंबर 4 में दिया है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को सिंथेसिस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैब्रिडोमा टेक्निक को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोला गया है कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ, बोला गया ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बताया गया है कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, ट्यूबरकुलिन टेस्ट का यह एक एग्जाम्पल है, ठीक है। किस तरह का सेंसिटिविटी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CD मार्कर इज प्रेजेंट ऑन T हेल्पर सेल, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा CD मार्कर T हेल्पर कोशिका पर मौजूद होता है या मौजूद है। ऑप्शन नंबर है CD4, ऑप्शन नंबर 2 CD8, ऑप्शन नंबर 3 CD19, ऑप्शन नंबर 4 CD64। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन इज द राइट आंसर। CD4 जो है यह जो है मौजूद होता है किसके ऊपर, CD मार्कर T हेल्पर कोशिका पर मौजूद होता है, ठीक है। कौन सा रहता है सेल, तो CD4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, कि प्रोजोन इज ए जोन ऑफ, बोला गया प्रोजोन इज ए जोन ऑफ, जिसको हिंदी में भी यहाँ पर देखिए हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या प्रोजोन निम्न का एक जोन है, किसका जोन है, एंटीजन एक्सेस माने एंटीजन अधिक है, एंटीबॉडी एक्सेस दैट मीन्स एंटीबॉडी अधिक है, या इक्विवेलेंस, या ऑप्शन नंबर 4 बोला गया है नो रिलेशन विथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंटीबॉडी एक्सेस होने के कारण क्या होता है, प्रोजोन इफेक्ट होता है या प्रोजोन फेनोमेनन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए प्रोजोन क्या किसका जोन है, प्रोजोन इनमें से किसका जोन है, एंटीबॉडी एक्सिस का जोन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है
कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी इज नोन एज। तो इसका कहना यह है कि एंटीजेनिसिटी की सबसे छोटी इकाई निम्न रूप में मानी जाती है, माने उसकी छोटी इकाई है एंटीजेनिसिटी का, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बताया गया? पैराटोप। दूसरा क्या है? हेप्टेन। तीसरा क्या है? एडजुवेंट। और चौथा क्या है? इपीटोप। तो इसका आई थिंक हेप्टेन ही होगा, ठीक है। चलो इसका क्या होगा? हेप्टेन होगा। चलो आंसर भी देख लेते हैं क्या है। तो इसका राइट आंसर सॉरी इपीटोप है। क्या है? इपीटोप। हेप्टेन नहीं होगा, इपीटोप होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो 7 का राइट आंसर क्या है? इपीटोप क्या है? एंटीजेनिसिटी का क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। इसका डिटेल्स जो है हम बताएंगे BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे, तो वहाँ पे जो है आप लोग देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स से हम बताएंगे हम हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि ट्रेंच फीवर इज कॉज्ड बाय। ट्रेंच फीवर जो होता है किसके द्वारा कॉज्ड होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कॉक्सियला बर्नटी, ठीक है। दूसरा में क्या दिया? ओरेंट्रिया सुट्सुगामसी, ठीक है, इसमें टी साइलेंट है। इसके बाद तीसरा में क्या दिया है? बार्टोनेला क्विंटाना। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोला गया है? रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये बार्टोनेला क्विंटाना जो है ये कॉज करता है क्या? ट्रेंच फीवर को कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड फास्टनेस ऑफ मैकोबैक्टीरिया। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एसिड मैकोबैक्टीरिया के एसिड फास्टनेस के लिए जिम्मेदार है? तो म्यूरामिक एसिड, मैकोलिक एसिड या मेलिक एसिड या एसिटिक एसिड। तो ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्लास में मैक्सिमम बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, यदि आप पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मैकोलिक एसिड जो होता है मैकोबैक्टीरिया के लिए, मैकोबैक्टीरिया को एसिड फास्टनेस होने का जिम्मेदार माना जाता है। किसको? तो मैकोलिक एसिड को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? स्ट्रेप्टोकोकस शो फॉलोइंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट: क्लस्टर, चेन, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस, चाइनीज लेटर। तो ये भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है? चेन शेप में रहता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, चेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। निम्नलिखित रोग यौन संपर्क के द्वारा प्रेषित किया जाता है सिवाय मान किसको छोड़ करके? गोनोरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। इसमें से कौन सा एक्सेप्ट होगा? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हेपेटाइटिस ए को छोड़ करके बाद बाकी क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के कारण हो सकता है डिजीज ट्रांसमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कैटालाइज्ड पॉजिटिव एक्सेप्ट। बोला गया कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया जो कैटालाइज पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है? गोनोकोकाई। ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? एस्टेरिया कोलाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकाई जो होता है ये कैटालाइज्ड
पॉजिटिव नहीं होता है। कौन सा? तो स्ट्रेप्टोकोकस जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया गया है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन बैक्टीरियम इज, बोला गया बैक्टीरियम में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है। तो बैक्टीरिया में जो होता है क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? वैसे तो क्रोमोजोम की संख्या जो है बैक्टीरिया में एक ही होता है। कितना होता है? एक ही होता है, लेकिन चल देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया है, 2 में 2 दिया है, 3 में 1 दिया है और 4 में 3 दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर 1, क्योंकि बैक्टीरिया में जो है क्रोमोजोम की संख्या क्या होता है? एक ही होती है। यहाँ पे क्या पूछा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका भित्ति की कमी वाले जीवाणु है? मैकोबैक्टीरियम, मैकोप्लाज्म, स्टेफिलोकोकस या स्यूडोमोनास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मैकोप्लाज्म। ठीक है, मैकोप्लाज्म इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया कि निगेटिव स्टेनिंग इज यूज्ड फॉर, निगेटिव स्टेनिंग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, ये जो है अक्सर एग्जाम जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पोर। ये स्पोर को प्रदर्शन करने के लिए क्या हम लोग करते हैं निगेटिव स्टेनिंग। दूसरा हम दिया डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला या डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ डीएनए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैप्सूल। उसको डिमोन्स्ट्रेशन करने के लिए क्या होता है? निगेटिव स्टेनिंग को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है कि बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय, बैक्टीरिया सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया और डिस्क्राइब किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, लिस्टर या एंटनी वॉन ल्यूएनहुक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एंटनी वॉन ल्यूएनहुक। आप लोगों को इससे पहले भी बताया हूँ कि एंटनी वॉन ल्यूएनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, लेकिन बहुत सारे बुक में जो है लुइस पास्चर को ही बताया गया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो फिर हम जब डिटेल्स में जानकारी देंगे आपको, जो BMLT एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड होगा, तो उसमें फिर आपको बताया जाएगा वहाँ पर डिटेल्स में। ठीक है, कौन कहाँ पे आप किस तरह से कौन सा आंसर करेंगे, रॉबर्ट कोच क्या है, लुइस पास्चर क्या है, लिस्टर क्या है, एंटनी वॉन ल्यूएनहुक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है कि इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इज सीन इन, किस कंडीशन में देखा जाता है? ल्यूकेमिया कंडीशन में, एनीमिया कंडीशन में, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में, लिम्फोमा कंडीशन में। तो इंक्रीज लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस लेवल कभी कब बढ़ता है? तो अभी कल भी शायद कल या परसों एक क्वेश्चन करवा रहे थे आपको, NCL का शायद था, उसमें बताए थे कि किस लेवल में बढ़ता है ये, जब हीमोग्लोबिन का कोई टर्म आया था उस समय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज द राइट आंसर, पॉलीसाइथेमिया कंडीशन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि थिक ब्लड स्मीयर इज प्रिपेयर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किसके लिए करते हैं? मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, प्लेटलेट के लिए, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मलेरिया को हम लोग क्या करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए जो है थिक ब्लड स्मीयर का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ये, कि
सुप्रावेटल स्टेन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। सुप्रावेटल स्टेन जो है हम लोग किसको डिटेक्शन के लिए करते हैं? तो एनसीएल के एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर करवाए हैं और बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन पे अपलोड किए हैं उसमें भी बताए थे, उसमें डिटेल्स, ठीक है, कि सुप्रावेटल स्टेन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? प्लेटलेट दिया है, व्हाइट ब्लड सेल, पैरासाइट्स या रेटिकुलोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रावेटल स्टेन जो हम लोग करते हैं किसके लिए? तो रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रेटिकुलोसाइट काउंट करने के लिए हम लोग सुप्रावेटल स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, ये यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो पूछा गया है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है पूरा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग सैंपल फॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम। बोला गया है कि जो हम लोग पीटी टाइम का टेस्ट करते हैं या तो कोआगुलेशन के जो भी टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सोडियम फ्लोराइड, सोडियम साइट्रेट, ईडीटीए या हेपारिन। उसके लिए जो यूज करते हैं इसमें तो सभी के सभी क्या है? एंटीकोगुलेंट ही है। और इसमें से कौन सा एंटीकोगुलेंट जो है हम लोग यूज करते हैं पीटी टेस्ट के लिए, तो आप लोगों को बता दें इसके लिए जो यूज होता है उसका नाम है सोडियम साइट्रेट, ठीक है। और एनसीएल का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था, कल ही अपलोड किया हूँ बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे, वहाँ पर भी मैंने बताया था डिटेल्स में सोडियम साइट्रेट यूज करते हैं। एक तो ईएसआर के टेस्ट के लिए भी करते हैं और दूसरा है कोआगुलेशन टेस्ट के लिए। और तो डिफरेंस ये होता है कि कितने परसेंट का यूज होता है ईएसआर के लिए और कितने परसेंट का यूज होता है कोआगुलेशन के लिए, तो वहाँ पर डिटेल्स हम बताए थे। किसमें? तो एनसीएल के पेपर जो कल करवाए थे बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर अपलोड हुआ था उसमें, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा और इसका भी डिटेल्स हम उसी भी चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, डिटेल्स जानकारी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा और इसका जो है पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दिया जाएगा पीडीएफ का, जब इसका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा तब, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि कंजम्पशन कोआगुलोपैथी इज सीन इन। इसमें क्या आंसर दिख गया था, तो इसलिए मैं आपको दिखाई देते हैं आंसर। तो बोला गया कंजम्पशन कोआगुलोपैथी इज सीन इन, किसमें दिखता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी और मेगाब्लास्टिक एनीमिया, थैलेसेमिया। तो यहाँ पे आंसर आपको दिख ही रहा है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलोपैथी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन के डिपेंडेंट कोआगुलेशन फैक्टर, ठीक है। तो इनमें से क्या है, बोला गया कौन सा ऐसा कोआगुलेशन फैक्टर है जो विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है। तो इसकी याद करने के लिए एक मैंने आपको बताया भी था कोआगुलेशन फैक्टर के टोटल कितने हैं उसका सभी को याद करने का तरीका, और इसमें से कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन सा विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है। तो सीधी सी बात है, ऐसे याद रखना है कि कौन कौन सा विटामिन के डिपेंडेंट है। उस फैक्टर को यदि आप याद कर लेंगे तो आपको वैसे ही पता है कि कौन सा विटामिन के डिपेंडेंट नहीं है। तो विटामिन के डिपेंडेंट कौन कौन सा, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बता देते हैं इसको, लेकिन आपको डिटेल्स है वही बताएंगे और 13 का जो है जितने भी है उसका भी नाम बताएंगे। तो इसमें से जो है चलिए अभी नहीं बताएंगे, उसका डिटेल्स हम वही बताएंगे। इसमें से देखिए याद रखिएगा फैक्टर 2 जो है ये भी विटामिन के डिपेंडेंट है, 7 भी है विटामिन के डिपेंडेंट और 10 भी है। तो बोला गया कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए विटामिन के डिपेंडेंट, हाँ वही है। तो इनमें से कौन सा नहीं है विटामिन के डिपेंडेंट? फैक्टर 8 जो होता है क्या होता है? विटामिन के का डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है
कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम इज सीन मेनली इन, बोला गया फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम होता है मेनली किस में दिखता है, तो ये जो दिखता है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, ल्यूकेमोइड रिएक्शन और क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। आई थिंक ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। सॉरी, ये जो होता है, सॉरी, इसमें जो है फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम जो है आपको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है। सही है, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम आपको मेनली दिखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 में क्या बोला गया है कि रीड स्टर्नबर्ग सेल इज सीन इन, बोला गया रीड स्टर्नबर्ग कोशिका निम्न से कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 इज द, सॉरी 1 में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में ल्यूकेमिया, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है? हॉजकिन लिम्फोमा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, या चौथा में दिया एनीमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हॉजकिन लिम्फोमा में जो होता है रीड स्टर्नबर्ग सेल जो है हमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ, बोला गया हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है कहाँ हम लोग करते हैं? थैलेसेमिया कंडीशन में, फोलिक एसिड डिफिशिएंसी में, या विटामिन 12 डिफिशिएंसी, या लीड पॉइजनिंग में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हम लोग ज़्यादातर थैलेसेमिया में ही क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल इज सीन इन, किस कंडीशन में देखते हैं हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल? तो ऑप्शन में क्या दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन नंबर 2 में हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, या ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ल्यूकेमिया। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर जो होता है इसका 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन था ना, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कब दिखता है? तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया है कि ल्यूकेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है ल्यूकेमिया में? डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट सेल, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, डिक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। इस ल्यूकेमिया में क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है ल्यूकेमिया में? क्या होता है? बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 4, हीमोफिलिया बी। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। हीमोफिलिया बी ऑकर्स ड्यू टू, किसके कारण होता है? ऑप्शन डिफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट, डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, डिफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, और डिफिशिएंसी ऑफ आपका क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में? डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 7 की कमी बोला गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 9 इज द राइट आंसर। हीमोफिलिया बी जो होता है आपका फैक्टर 9 का डिफिशिएंसी होने के कारण होता है। और हीमोफिलिया सी किसे कमी कारण होता है? हीमोफिलिया ए किसे कमी कारण होता है? ये मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा जब डिटेल्स हम बताएंगे तब। यहाँ पे क्या बोला गया? आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड। कैसे हमको पता चलेगा कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है? तो उसमें क्या होता है? मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल होता है, या मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल होता है, या स्पेरोसाइटिक जो होता है रेड ब्लड सेल होता है, या सिकल सेल एनीमिया होता है। तो जब भी आयरन का डिफिशिएंसी हो जाएगा होगा तो क्या होगा? हाइपोक्रोमिक, माने उसका जो
रेड ब्लड सेल का जो है कलर जो होता है कम ऑटोमेटिक होगा और इसका साइज भी कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम इस क्वेश्चन को यही खत्म करेंगे, इसको 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है 30 नंबर क्वेश्चन में कि एब्सेंस ऑफ सीमेन इज नॉन एज, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से। ओलिगोजूस्पर्मिया, नेक्रोजोस्पर्मिया, या एजोस्पर्मिया, ठीक है, या एस्पर्मिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर एस्पर्मिया। ठीक है, इसको ओलिगोजोस्पर्मिया में क्या होता है, नेक्रोजोस्पर्मिया में क्या होता है, या एजोस्पर्मिया में क्या होता है, इसका डिटेल्स हम बताएंगे। तो इस वीडियो को हम तत्काल यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ भी मिलेगा, आप 3 पार्ट में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है इसका डिटेल्स में जो है आपका बीएमएलटी एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पे भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको डिटेल्स में देखिए, स्किप मत कीजिएगा कभी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करें। जय हिंद, जय भारत। देखते हैं हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।